लोगों की वजह से अतिक्रमण हुआ है, जिसकी वजह से सभी लोगों को परेशानी हुई है और इन लोगों ने डेवलपमेंट रोक दिया है, चाहे ये हो या ओवैसी हो। ये क्या मुसलमानों की बात करेंगे, इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है? अगर यही समझदार होते, चीज़ें नहीं होती। इन लोगों की वजह से अतिक्रमण हुआ है, इनको अगर अरेस्ट किया गया है तो बहुत अच्छा किया गया है और इसे शासन को मैं बधाई की पात्र है, शासन वाले। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और जिस तरह से एमसीडी ने अपना खाका तैयार किया था, अपना शेड्यूल बनाया था, उसके बाद जगह जगह पर हमने बुलडोज़र की कार्रवाई देखने को मिली। शाहीन बाग, जहांगीरपुरी और इसके बाद दिल्ली के तमाम ऐसी जगहों पर जहां बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही थी। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी मानसिकता ये बनी हुई है कि सिर्फ़ और सिर्फ कुछ विशेष समुदाय को यहाँ पर टारगेट करके बुलडोज़र की कार्रवाई करी जा रही है। ऐसे में आज भी बुलडोज़र की कार्रवाई कई जगह हुई। आज बुलडोज़र अपनी कार्रवाई करने मदनपुर खादर पहुंचा था। वहां उसने एक 3 मंजिला अवैध इमारत को गिरा दिया, जिसका विरोध ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान ने किया। इस विरोध के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो कि भारत सरकार में एक अधिकारी रह चुके हैं। जानेंगे उनसे कि इस गवर्नमेंट की जो कार्रवाई हो रही है, इसमें हस्तक्षेप कितना सही है, कितना गलत है और किस तरह से वो देखते हैं इस हस्तक्षेप को। सर, बहुत स्वागत है न्यूज़ 15। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे आए पूछने के लिए। जहाँ तक सवाल अभी आपने किया कि मदनपुर खादर की बात है और इससे पहले भी कई जगह पर कार्रवाई की गई है। देखिए, ये गवर्नमेंट का एक कर्तव्य है कि अपने इस एरिया को साफ़ सुथरा और अच्छा रखना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। लोग क्या करते हैं कि सड़कों को घेर लेते हैं, लोग कॉलोनी को घेर लेते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारे जो लोग हैं वहाँ रहने वाले, उनको बड़ी परेशानियाँ होती हैं और इस पर अगर एमसीडी ने कार्रवाई की है तो उसको करना चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए था। जो ये दुकानें, खोंचे सब लगे होते हैं, इससे छोटे मोटे एक्सीडेंट भी होते रहते हैं और इससे लोगों को परेशानियाँ भी होती हैं, वहाँ के रहने वालों को। और अगर इस मामले में कोई भी राजनीतिक दल सामने आता है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, उसके ऊपर वही कार्रवाई होगी जो शासन के द्वारा की जाती है। ये सीधा सीधा गवर्नमेंट के कार्यों में हस्तक्षेप है। इन पर ये आरोप लगेगा और इसी में उनको अरेस्ट किया गया होगा। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि शाहीन बाग में बुलडोज़र आया, शाहीन बाग में किसी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ था और अगर कोई अतिक्रमण था तो उसको मैंने अपने खुद से हटवा दिया, मैंने अपने खर्चे से उसको हटवा दिया। अब दोबारा शाहीन बाग बुलडोज़र लेके क्यों आए? शाहीन बाग जैसी जगह पे कार्रवाई करना, जहांगीरपुर जैसे कार्रवाई करना, उनका ये मानना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, जबकि यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, फिर भी बुलडोज़र भेज रहे हैं। देखिए, एक वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और एक विधायक हैं, दूसरे एक अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। उसका ये हर बार कई बार देखा गया है कि हर मामलों में गवर्नमेंट के ये आते हैं और शासित पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और अपने प्रति सिंपैथी लेना चाहते हैं। लेकिन आज के समय में देश समझ चुका है कि ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट प्रक्रिया में आकर उसकी बाधा पहुंचाते हैं, तो गवर्नमेंट ने पूरी छूट दे रखी है कि इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाए। जहाँ तक सवाल ये बचने की कोशिश करते हैं कि अल्पसंख्यक की बात करते हैं, यानी मुसलमानों की बात करते हैं। ये क्या मुसलमानों की बात करेंगे, इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है? अगर यही समझदार होते, उससे पहले ये खोंचे और ये चीज़ें नहीं होती। इन लोगों की वजह से अतिक्रमण हुआ है, जिसकी वजह से सभी लोगों को परेशानी हुई है और इन लोगों ने डेवलपमेंट रोक दिया है, चाहे ये हो या ओवैसी हो। मैं कहता हूँ ये हो या ओवैसी हो, या इससे पहले बहुत मौलाना मौलवी थे जिन्होंने देश में कुछ नहीं किया। इवन कांग्रेस शासित पार्टी रही तब भी कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया। आज जो एक अच्छा मेरे को समझ में आ रहा है देखने को कि हमारे देश में अच्छे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए किया है। आप बताइए कि कौन सी ऐसी कॉलोनी है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर भारत सरकार की स्कीमें नहीं जा रही? ये लोग और गवर्नमेंट की स्कीमों को रोकना चाहते हैं। ये विरोधी दल कोई भी डेवलपमेंट का काम करने नहीं देना चाहते। आप देख लीजिए, इनको अगर अरेस्ट किया गया है तो बहुत अच्छा किया गया है और इसे शासन को मैं बधाई की पात्र है, शासन वाले। अमानतुल्लाह खान ने यह भी हमसे बातचीत में बताया कि 16 अप्रैल को जो दो समुदाय के अंदर जो झगड़े हुए, जो दंगे भड़के, उसके बाद ये कार्रवाई निकल के आई। उससे पहले एमसीडी 15 साल तक सोती रही, 15 साल तक सरकार थी एमसीडी के अंदर। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका तो काम है विरोधियों का कि आरोप लगाना। और जहाँ तक बात किया कि ये अभी जहांगीरपुरी की बात कर रहे हैं, जो वहाँ पे दंगे हुए थे, उसमें क्लियर कट जो हमारी भारत सरकार की एजेंसियाँ हैं उन्होंने देखा उसमें आपके लोग थे और कांग्रेस के लोग थे। अब ये लोग घबराए हुए हैं कि अभी दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन होने हैं, इसलिए परेशान हैं और इस तरह की बातें और फैला रहे हैं जिससे कि पब्लिक जो है गवर्नमेंट के खिलाफ हो। लेकिन ऐसा नहीं है, जब वोट पड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि किधर जनता चाहती है, चाहे वो किसी दल की हो।
लेकिन अब वो एक दल को देखना चाहती है कि उनके प्रति कौन इंसाफ और समाज में न्याय देने वाला है। सर, यहाँ पर एक मामला और भी निकल के आया, आपने देखा होगा बीते दिनों में तजिंदर पाल सिंह बग्गा की स्टोरी सब हर हेडलाइन पे थी, हर टीवी चैनल्स पे थी। जिस तरह से पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंची और उन्होंने तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया, उनके पिता से बातचीत हमारी हुई, उनके पिता ने कहा कि पंजाब पुलिस ने मुझे भी मारा, उनके शरीर पर चोट के निशान थे और तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने दी। हालांकि अब उनको 5 जुलाई तक राहत दे दी है गिरफ्तारी पर कोर्ट ने। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया बग्गा को? देखिए, मैं गृह मंत्रालय भारत सरकार में भी नौकरी कर चुका हूँ, जबकि रूल ये है कि अगर किसी स्टेट की पुलिस कहीं भी किसी जगह जाती है, किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, किसी भी को भी आदमी को अरेस्ट करना है, तो सबसे पहले उसका कर्तव्य होता है कि वहाँ के सीनियर अधिकारियों को इन्फॉर्म करे और पुलिस में जो उस एरिया का पुलिस स्टेशन है उसमें जाके अपना नाम दर्ज करे। करने के बाद वहाँ से लोकल पुलिस को लेगा और साथ में लेके जाके वहाँ पे आइडेंटिफाई करके तब उसको अरेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये कहना कि न्यायालय का वारंट ले लिया और सीधे जाके घर घूमना, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है पंजाब पुलिस का, और पंजाब पुलिस जो है राजनीति से प्रेरित थी और एक तरफा कार्रवाई करना चाह रही थी। चूँकि हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उनको कुछ अभी तक तो मिला नहीं था, ना उनके हाथ में पुलिस थी ना होमगार्ड था। अब उनको पुलिस दिख गई है पंजाब में, तो उन्होंने इस तरह की हरकत करेंगे तो दिल्ली में हमें कोई फ़र्क पड़ेगा। देखिए, 3 राज्यों की स्टेट में पुलिस रही, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। उनको सबसे पहले आके वहाँ लोकल थाने में दर्ज करना चाहिए था, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, तब पुलिस उनके साथ जाती और उसको अरेस्ट करते। ये इलीगल अरेस्ट था जी। इसके बाद ये भी निकल के आया, तजिंदर पाल सिंह बग्गा की मेडिकल रिपोर्ट निकल के आई जब उनके वहाँ से गिरफ्तारी से जब वो वापस आए। उस रिपोर्ट्स में तो उनके शरीर पर चोट के निशान थे। उनका ये भी आरोप था कि उनको मारा भी गया। कस्टडी के अंदर जब तक रिमांड लेटर नहीं मिलता है कोर्ट से, तब तक उन पर हाथ नहीं उठा सकती पुलिस। ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट्स में चोट के निशान आना, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो न्यायालय का विषय है और ये बातें जाएंगी न्यायालय के अंदर और देखा जाएगा कि उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की गई, जो कि उचित नहीं थी। वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं बीजेपी पार्टी के, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। पूछताछ तो मैं मानता हूँ कि पूछताछ करने के पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि फिजिकल असॉल्ट करे, किसी को मारे पीटे, कभी नहीं है। कोई जज नहीं कहेगा कि इनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए। इवन क्रिमिनल भी हैं, उनको भी ये नहीं है कि शूट आउट कर देंगे। ये सब चीज़ें गलत हैं और ये मानवाधिकार आयोग के अंदर में आती हैं। उनको चाहिए बग्गा साहब को एक अपील अपनी मानवाधिकार आयोग में भी करें, जिससे कि उनको न्याय मिल सके और इस तरह की भविष्य में कार्रवाई पुलिस ना कर सके, किसी भी प्रदेश की हो, किसी के लिए भी हो और किसी भी दल का हो, कि मारपीट उचित नहीं है। ये न्याय प्रक्रिया नहीं सिखाती। ये काम है न्यायालय का दंड देना, इनका नहीं है। पुलिस वालों ने पकड़ लिया और ध्यान दे दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली के अंदर अब 3 बजे रात तक क्लब खुले रहेंगे, दारू परोसी जाएगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने चिंता जाहिर करी है और उनको पत्र लिखा है कि इस फैसले पर दोबारा से विचार किया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस को आशंका है कि इस फैसले के बाद सड़क दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर सवाल खड़ा होता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो खिसियाए हुए हैं, वो शासन चला नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक क्लबों का खुलना एक लिमिट है, और भी प्रदेशों में खुलते हैं क्लब, 11 बजे तक ख़त्म हो जाता है। सारी रात तक खुलने क्या मतलब है? शराब की दुकानें ओपनली खुली रहेंगी, मतलब समाज के लोग जाएंगे कहाँ? हैं, जिस तरह की आप बता रहे हैं बात कि ये वारदातें और बढ़ जाएंगी, तो सुरक्षा का काम पुलिस का है। वो चाहते हैं केंद्र और स्टेट में झगड़ा हो, यानी स्टेट के अधिकारी रात में एक्साइज वाले खोलेंगे, होटल वाले खोलेंगे और लोग बदमाशी करेंगे। करने के बाद वो एक दंगा होगा, तो उससे वो अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको हर वक्त न्यूज़ में बने रहना। ये उनकी चीज़ उचित नहीं है और ये न्यायप्रिय नहीं है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार के हमारे एलजी हैं, उनको इस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि उनको पूरा अधिकार नहीं है एज ए सीएम। इस समय अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं, लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अपनी जो फ्री सुविधाएं हैं उसको लेकर प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार गुजरात में होगी तो मैं अयोध्या सबको घुमाऊंगा, और जिस तरह से मैंने दिल्ली के अंदर सबको फ्री में अयोध्या घुमाया, बुजुर्गों को घुमाया, तो कहीं ना कहीं वो फ्री को हाईलाइट करके और अपनी जो प्रचार करते हुए गुजरात में नज़र आ रहे हैं। गुजरात प्रचार को, क्योंकि आप चुनाव आयोग में रह चुके हैं, गुजरात में अभी से प्रचार कर रहे हैं और जो भाषण वो इस्तेमाल करते हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, 2013 में चुनाव आयोग की कुछ सिफारिशें थीं जो चुनाव आयोग ने लिया था, निर्णय लेकर भारत सरकार को भेजी थी। तो देखिए, अभी उसमें आपने देखा होगा रिसेंटली कि जो हमारे आधार कार्ड हैं, उन आधार कार्ड को अब वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने का मसला हल हो गया।
इसी तरीके से भारत सरकार के अंदर विचाराधीन है। ये जो प्रक्रिया लोगों ने बना रखी है कि इलेक्शन से पहले लोगों को लालच देना, इस तरह से करना, प्रलोभन देना, जबकि बैन है ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि किसी को लालच के साथ वोट आप नहीं ले सकते। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन चलते हैं तो लोग अगर कहीं पैसा दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, बांट रहे हैं, उन पे एक्शन लिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ये एक ऑब्जेक्शनेबल बात है और ये कब तक चलेगा? ये इलेक्शन कमीशन की जो सिफारिशें शीघ्र शीघ्र मानी जाएंगी मुझे लगता है, और उसके बाद ये रोक लगेगी। इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। वो पहले अपने प्रदेश को तो देख लें, जो छोटा सा दिल्ली का प्रदेश है। अभी पंजाब देख लें, पंजाब में भी बहुत वो पोजीशन नहीं है कि ये क्या क्या देंगे और कहाँ तक देंगे, कब तक देंगे फ्री। ये इस तरीके से जनता को भड़काते हैं और वोट का लालच लेते हैं, उसके बाद करते कुछ नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि दिल्ली में जब ये आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि हम जितने हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के लेबर हैं इनको सबको रेगुलर कर दें, पहले उसी का जवाब दे दें। और इन्होंने कहा था हम सबको फ्री देंगे। क्या इन्होंने फ्री दिया आज तक? कल के क्या करते हैं कि मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की जो हमारी मीटर रीडिंग है उसके ज़्यादा पैसे होते हैं, उन्हीं को एडजस्ट कर लेते हैं ये छोटे छोटे मीटर्स में, और गरीबों से ये लालच दे के वोट लेना चाहते हैं। अब ये किसी ना किसी दिन तो खुल जाएगा। गुजरात इनके हाथ में आने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता। जिस तरह से कर रहे हैं, गुजरात में एक पूरी सरकार है, उसने वहाँ लोगों का ध्यान रखा है और वहाँ आज लंबी सरकार चली आ रही है, उसको गिराना बड़ा मुश्किल है इनका। ये अपने आप में खुश हों, एक अलग बात है। पिछले दिनों में हमने देखा कि पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के जो स्कूल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो हम पंजाब में बनाएंगे, वैसी व्यवस्थाएं पंजाब में देंगी। उस पर कटाक्ष करते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के अभी कई स्कूल ऐसे हैं जिसके अंदर वाइस प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है, साइंस नहीं पढ़ाई जा रही है। उस पर किस निगाह से देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक सवाल है इनका पंजाब और दिल्ली, अब इनकी अपनी सोच है, लेकिन सरकारें अलग अलग हैं, सरकारों का प्रशासन अलग अलग है, यहाँ पे व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। वो किस तरह से मिक्स कर पाएंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि ये पॉसिबल है। दोनों स्टेट अलग हैं। और कुछ दिनों पहले पंजाब के अंदर जब पूर्व सरकार थी, नशे के कई केसेस सामने आ रहे थे, नशे से जो मौत होती है उसमें कई केसेस आ रहे थे। हाल ही में एक खबर आई है जिसके अंदर एक खबर निकली है कि 100 दिनों के अंदर करीब 60 लोग ऐसे थे जो नशे के कारण जिनकी मौत हो गई। अभी भी पंजाब के अंदर नशे का कारोबार बेलगाम बढ़ रहा है। वहाँ की कानून व्यवस्था और जिस तरह से नशे का कारोबार वहाँ बढ़ रहा है, वहाँ की सरकार के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सवाल आपका? देखिए, सरकार तो वो करेगी जो करना है उसको, क्योंकि उससे उसको लाभ मिल रहा है, इसलिए नशे को बढ़ावा देगी। मेरा तो कहना है केंद्रीय एजेंसियों से कि उस पर सख्ती करनी चाहिए और इसको रोका जाना चाहिए। जब तक केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक इस तरह से होता रहेगा। और स्टेट बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि स्टेट से उनको फ़ायदा है। अब किस तरह का फ़ायदा मैं कुछ नहीं कह सकता ऑन रिकॉर्ड, लेकिन वो इसीलिए ढील और छूट दी जाती है, इसीलिए वारदात बढ़ती है। उसके लिए लोकल पुलिस मिली होती है, इसलिए सेंट्रल एजेंसियों को एक्टिव होना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से तमाम सवालों के जवाब दिए हमारे साथ जो पूर्व अधिकारी भारत सरकार के डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी थे, और जिस तरह से इन्होंने केजरीवाल सरकार पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और तमाम सवालों के जवाब जो झिझक इन्होंने दिए, वो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा करते हैं आने वाले समय में सरकार के ऊपर किस तरह की कार्रवाई सरकार यहाँ करती हुई दिखाई दे रही है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमारी? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।